कभी सोचा है कि एक फेंकी हुई गेंद हो या फिर अंतरिक्ष में घूमते हुए ग्रह, ये सब कुछ अदृश्य नियमों का पालन क्यों करते हैं? आज हम सर आइजैक न्यूटन के उन्हीं क्रांतिकारी नियमों को समझेंगे जिन्होंने हमें इस पूरी गति को समझने की एक नई भाषा दी। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम कुछ बुनियादी शब्दों को जानेंगे, फिर एक एक करके तीनों नियमों में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन नियमों का इस्तेमाल असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सीधे नियमों पर जाएं, हमें वो भाषा सीखनी होगी जिसका इस्तेमाल न्यूटन ने किया था। ये यांत्रिकी के आप कह सकते हैं 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: द्रव्यमान, गति और बल। शुरुआत करते हैं द्रव्यमान यानी मैस से। न्यूटन के हिसाब से इसका मतलब था कि किसी भी चीज में कितना पदार्थ भरा हुआ है। देखिए, ये आकार के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के अंदर मौजूद असल सामान के बारे में है। जैसे एक छोटा सा लोहे का गोला एक बहुत बड़े गुब्बारे से कहीं ज्यादा द्रव्यमान वाला हो सकता है। इसके बाद आती है गति। न्यूटन ने इसे गति की मात्रा कहा था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आज हम मोमेंटम के नाम से जानते हैं। ये बस किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी रफ्तार का गुणा है। एक तरह से ये इस बात का माप है कि किसी चलती हुई चीज में कितनी जान है। और आखिर में बल यानी फोर्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई भी धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति को बदलने की कोशिश करता है। अगर कोई चीज रुकी है तो उसे चलाने के लिए या पहले से चल रही चीज को रोकने, तेज करने या मोड़ने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। न्यूटन ने खुद इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया था, विस इनसिटा, जिसका मतलब है पदार्थ की एक अंदरूनी शक्ति। यही जड़त्व या इनर्शिया का सार है, किसी भी चीज की अपनी मौजूदा स्थिति में बदलाव का एक कुदरती प्रतिरोध। मतलब हर चीज वही करते रहना चाहती है जो वो पहले से कर रही है। और इनर्शिया का यही विचार हमें सीधे न्यूटन के पहले नियम तक ले जाता है। यहीं पर उन्होंने प्रतिरोध के इस कॉन्सेप्ट को भौतिकी के एक बुनियादी कानून में बदल दिया। जरा सोचिए, बर्फ पर एक हॉकी पक लगभग हमेशा के लिए फिसलता रहता है क्योंकि उसे रोकने वाला घर्षण बहुत कम होता है, लेकिन वहीं घास पर एक फुटबॉल बहुत जल्दी रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि घास का घर्षण यानी फ्रिक्शन एक बाहरी बल है जो उस पर काम कर रहा है और उसकी गति की स्थिति को बदल रहा है। तो ये नियम सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक बहुत काम का टूल है। ये हमें बताता है कि अगर कोई चीज एक ही रफ्तार से चल रही है तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 है। और ये उन खास स्थितियों को भी परिभाषित करता है जिन्हें वैज्ञानिक जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। जैसे एक हवाई जहाज के अंदर जो बिना हिले डुले उड़ रहा हो, ऐसी जगहों पर न्यूटन के नियम एकदम सटीक काम करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है तब क्या होता है? पहला नियम तो कहता है कि उसकी गति बदलेगी, लेकिन कितनी? यहीं पर न्यूटन का दूसरा नियम सामने आता है। बिल्कुल आसान शब्दों में, आप किसी चीज को जितना जोर से धकेलेंगे, उसकी गति में उतना ही ज्यादा बदलाव आएगा, और ये बदलाव हमेशा हमेशा धक्के की दिशा में ही होगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक विचार है जिसे न्यूटन ने एक सटीक गणितीय नियम में बदल दिया। और ये रहा वो समीकरण जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का गणितीय दिल है। इसी एक छोटे से समीकरण से हम कार डिजाइन करने से लेकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने तक सब कुछ कर पाते हैं। ये रिश्ता तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, अगर एक ही बराबर का धक्का दिया जाए तो एक कार जैसी भारी चीज एक साइकिल जैसी हल्की चीज के मुकाबले बहुत धीरे धीरे गति पकड़ेगी। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा त्वरण का विरोध। अब आते हैं तीसरे और अंतिम नियम पर, जो हमें बताता है कि बल कभी भी अकेले काम नहीं करते। हर बल एक बातचीत का, एक लेन देन का हिस्सा होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण एक रॉकेट है। रॉकेट गैस को जोर से नीचे की ओर धकेलता है, ये हुई क्रिया, और इसके जवाब में गैस रॉकेट को ठीक उतनी ही ताकत से ऊपर की ओर धकेलती है, ये हुई प्रतिक्रिया। एक बल के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। गणित की भाषा में हम इसे लिखते हैं f(1,2) = -f(2,1). इसका मतलब है कि पिंड 1 पिंड 2 पर जितना बल लगाता है, पिंड 2 भी पिंड 1 पर
ठीक उतना ही और बिल्कुल उल्टी दिशा में बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण से लेकर चुंबकत्व तक ब्रह्मांड में सभी असल बल इन्हीं दो तरफा क्रियाओं से ही पैदा होते हैं। तो अब हमारे पास तीनों नियम हैं, लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूलकिट है, एक तरह की रेसिपी जिसका इस्तेमाल करके हम असल दुनिया में गति का विश्लेषण और भविष्यवाणी कर सकते हैं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक यहाँ दिखाए गए एक साफ सुथरे नुस्खे का पालन करते हैं। पहले सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, फिर उस पर काम करने वाले सभी बलों का एक डायग्राम बनाओ, फिर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करो, नियमों के आधार पर समीकरण लिखो और बस आखिर में जवाब के लिए उन्हें हल कर लो। चलिए इस रेसिपी को एक असल समस्या पर लागू करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक के ऊपर एक रखे दो ब्लॉक हैं। हम नीचे वाले को 10 न्यूटन के बल से धकेल रहे हैं। सवाल ये है कि दोनों के बीच घर्षण बल यानी फ्रिक्शन कितना है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, मतलब उनका त्वरण एक जैसा है। अब F = ma का इस्तेमाल करके हम पहले पूरे सिस्टम का त्वरण निकाल सकते हैं, और एक बार हमें वो मिल गया तो हम सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित करके उसे चलाने वाले घर्षण बल की गणना कर सकते हैं। और समीकरणों को हल करने पर हमें एक बिल्कुल सटीक जवाब मिलता है, 4 न्यूटन। यही इन नियमों की असली ताकत है। ये हमें भौतिक दुनिया में छिपे हुए बलों को भी ठीक-ठीक मापने की शक्ति देते हैं। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि न्यूटन के नियम कहाँ फिट होते हैं। न्यूटन की मैकेनिक्स हमारी रोजमर्रा की दुनिया को तो एकदम परफेक्टली समझाती है, लेकिन जब चीजें बहुत तेज, मतलब प्रकाश की गति के करीब या बहुत ही छोटी यानी परमाणु के स्तर पर चली जाती हैं, तो हमें सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे अलग नियमों की जरूरत पड़ती है। स्रोत का ये सीधा उद्धरण इस बात को और साफ करता है कि न्यूटन का काम एक बहुत गहरी नींव थी, लेकिन विज्ञान का आखिरी शब्द नहीं। बाद में आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने इन अवधारणाओं को चरम स्थितियों के लिए और बेहतर बनाया। इससे पता चलता है कि विज्ञान हमेशा कैसे विकसित होता रहता है। तो हम इस विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। न्यूटन ने हमें गति की भाषा दी जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि खोजने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। कौन जाने ब्रह्मांड के वो कौन से छिपे हुए नियम हैं जो अभी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।